सिर्फ पिछली सदी के दौरान ही नदियों से जीवों की 20% प्रजातियां विलुप्त हो गईं। वहीं पानी की तंगी के चलते दुनिया में 250 बड़ी नदियां पतली धाराओं में बदलने लगी हैं। इनमें से कुछ तो समुद्र तक पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। इधर भारत में गंगा का तल अत्यधिक गाद या सिल्ट के चलते आधा मीटर ऊपर उठ चुका है। कभी सभ्यता के विकास में मुख्य भूमिका निभाने वाली नदियां आज खुद इंसानी दबाव के घेरे में हैं। नदी के आकार लेने के लिए सिर्फ 2 ही शर्तें हैं, पर्याप्त पानी का स्रोत और बहने के लिए प्राकृतिक ढलान। कुछ नदियां ग्लेशियरों या हिमनदों के पिघलने से बनती हैं, तो कुछ झरने, झील या झीर से। प्रारंभ में नदियां बहुत पतली और उथली होती हैं। गुरुत्व बहते पानी को किसी स्थान के सबसे निचले बिंदु की ओर आकर्षित करता है। फलस्वरूप नदियां गहरी घाटियां काटती हुई दुनिया के सबसे निचले बिंदु समुद्र की ओर बहती हैं। भारत में हिमनदों से बनने वाली नदियां भी हैं, जैसे कि गंगा, यमुना व ब्रह्मपुत्र, और झरने, झीर से बनने वाली नर्मदा, कृष्णा, कावेरी भी। नदियों के बहाव की दिशा किसी भूभाग की ढलान से निर्धारित होती है। हिमालय से निकल रही नदियां मैदानों के बीच से होकर पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वहीं बीच के भूभाग में सतपुड़ा की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा को ढलान पश्चिम की ओर मिलती है। ये अरब सागर में गिरती है। इसके विपरीत दक्कन पठार से निकल रही कृष्णा, कावेरी पूर्व में बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत की नदियों पर दबाव बढ़ चला है। उत्तर में हिमालय की घाटियों के बीच बसा एक राज्य उत्तराखंड। इन्हीं घाटियों में बसा है गढ़वाल, श्रीनगर। अलकनंदा नदी के किनारे बसा एक घना शहर। आबादी के बीच आते ही अलकनंदा के दोनों किनारों पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। एक तरफ शहर का सारा अवशिष्ट सीधा नदी में बहता है, दूसरी तरफ नदी के किनारे पाटे जा रहे हैं मलबे से। शहर से थोड़ा ऊपर निर्माणाधीन है एक पनबिजली परियोजना। इसके तहत अलकनंदा की घाटी में एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। औद्योगिकरण के बाद से नदियों और इंसान के रिश्ते में मूलभूत बदलाव आया। अब नदियां एक संसाधन के रूप में देखी जाती हैं। अब तक दुनिया की 60% नदियां बांधी जा चुकी हैं। उन पर बने बांधों की संख्या 50,000 से अधिक है। कुछ यही हालात भारत में भी बन रहे हैं। बिजली पानी की बढ़ती मांग के चलते हर स्रोत के दोहन की पुरजोर कोशिश हो रही है। पहाड़ों में नदी के तेज बहाव के चलते पनबिजली परियोजनाएं वैज्ञानिकों को आकर्षक लगती हैं। इसी नाते दुनिया भर में पहाड़ी नदियों को बांधे जाने की योजनाओं पर काम हो रहा है। लेकिन बांधों के कई परोक्ष प्रभाव भी होते हैं। वो नदी द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी को रोक देते हैं। फलस्वरूप नीचे मैदानों की उर्वरता पर असर पड़ता है। नदी और उसके किनारे पलने वाले कई जंतुओं के जीवन चक्र प्रभावित होते हैं। डूब से जुड़े सवाल तो अलग ही हैं। जगह की कमी के चलते पहाड़ों में मलबा ठिकाने लगाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। यहां ये काम भी नदी को सुपुर्द कर दिया जा रहा है। अलकनंदा के साथ साथ पहाड़ों में नीचे उतरते हुए अगला पड़ाव देवप्रयाग।
श्रीनगर के समान नदी पर इंसानी दबाव के चिन्ह यहां भी नजर आते हैं। अन्य पहाड़ी कस्बों और शहरों की तरह यहां भी नाले सीधे नदी में खुलते हैं। लेकिन देवप्रयाग प्रसिद्ध है संगम के लिए। यहां श्रीनगर से आती अलकनंदा दूसरी दिशा से आती भागीरथी से मिलती है। दोनों के मिलन से बनी धारा कहलाती है गंगा। पावन सलिला गंगा। अलग अलग पहाड़ियों के बीच बहने की वजह से दोनों नदियों के साथ बहने वाली मिट्टी भी भिन्न होती है। इसी वजह से उनके पानी का रंग भी एक दूसरे से भिन्न दिखता है। दरअसल नदियां एक कन्वेयर बेल्ट के समान पहाड़ी घाटियों में क्षरण या इरोजन से बन रही मिट्टी को निकालने का सबसे बड़ा तंत्र है। नदियों के लिए पहाड़ी घाटियों की यात्रा उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ये घाटियां एक जीवंत तंत्र है जहां कई घटनाएं एक साथ आकार ले रही होती हैं। जैसे कि अचानक पहाड़ों में धुंध का गिरना। धुंध एक तरह से संकेत है बारिश के आगमन का। मॉनसून गंगा की घाटी के लिए साल का सबसे सक्रिय कालखंड होता है। ऐसा लगता है मानो सब इसका इंतजार करते हैं। यहां ये पहाड़ तलछटी चट्टानों से बने हैं। लाखों सालों से चल रही प्रक्रियाओं के दौरान वनस्पति यहां गहरी जड़ें जमा चुकी है। धूप, पानी, हवा और पेड़ पौधों की मिलीजुली मार की वजह से इन चट्टानों के क्षरण की गति काफी तेज है। मॉनसूनी बारिश सूख कर यह मिट्टी और ढीली हो जाती है और कहीं कहीं गुरुत्व के सहारे नीचे खिसक आती है, जिसे भूस्खलन कहते हैं। नदियां यहां वहां से गिरती मिट्टी को उठाती बहाती जाती हैं। बहते पानी की गति और आसपास का भूगोल निर्धारित करता है कि नदी कितनी मिट्टी बहा ले जा पाती है अपने साथ। अनुमान के अनुसार गंगा अपनी 2500 किलोमीटर लंबी यात्रा के दौरान करीब 75 करोड़ टन मिट्टी प्रतिवर्ष यहां वहां से उठाती है। इस मात्रा का सबसे बड़ा हिस्सा उसे मिलता है इन्हीं पहाड़ों में मॉनसून के दौरान। घाटियों में नदी के पास फैलने की जगह नहीं होती, इसलिए वो इन्हें काट काट कर गहरा करती रहती है। लेकिन पिछले दशकों के दौरान पहाड़ों में नदी पर पड़ने वाले दबाव बढ़ चले हैं। जंगलों को काटकर सीढ़ीदार खेत बनाना यहां की परंपरा रही है, लेकिन बढ़ती आबादी की जरूरत के चलते बड़े जंगली इलाकों को साफ कर खेत बनाने की दर भी बढ़ चली है। तीखी घाटियों में जंगलों का अधिक कटाव भूस्खलन की घटनाओं को बढ़ावा देता है। लेकिन अब भूस्खलन कृत्रिम रूप से भी पैदा होने लगे हैं। कृत्रिम भूस्खलन आते हैं नई सड़कें बनाने के दौरान। सड़क बनाने के लिए काटी गई मिट्टी को नदी की ओर धकेल दिया जाता है। भूस्खलन के समान ही ये मलबा नीचे की वनस्पति परत को साफ करता जाता है, साथ ही तैयार कर देता है ढलान को अगले भूस्खलन के लिए भी। इधर नदी प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पैदा मिट्टी को लेकर चल पड़ती है मैदानों की ओर। घाटियों में नदी द्वारा लगाए जाने वाले बालू के ढेर दर्शाते हैं कि मॉनसून में नदी अपनी क्षमता से कहीं अधिक मिट्टी ले जाती है। जहां भी कोने मिलते हैं वो थोड़ी मिट्टी गिराकर अपना बोझ हल्का करती रहती है। मैदानों की ओर पहुंचते पहुंचते घाटियां चौड़ी होने लगती हैं, ग्रेडियंट या ढलान कम होने लगती हैं। ऋषिकेश, गंगा का मैदान में प्रवेश द्वार। मैदान में जगह मिलते ही नदी का पाट चौड़ा होने लगता है।
पानी के फैलाव के साथ बहती मिट्टी भी नीचे बैठती जाती है। ये मिट्टी बहुत उर्वर होती है। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान का रिमोट सेंसिंग उपग्रह से लिया गया चित्र है, दूर बंगाल की खाड़ी तक, जहां की ये नदियां समुद्र में गिरती हैं। बीच का पूरा इलाका इन नदियों द्वारा लाई बालुई मिट्टी से भरा है। ये गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान दुनिया के सबसे उर्वर इलाकों में से एक है। हजारों साल पहले शिकारी घुमंतु जीवन छोड़ रहे लोगों ने इन्हीं मैदानों को रहने के लिए चुना। उनके लिए सबसे बड़ा आकर्षण था उर्वर मिट्टी और पानी तक आसान पहुंच। इसी कारणवश दुनिया की सारी सभ्यताएं नदी घाटियों में ही पनपी। अफ्रीका में नील, मध्य एशिया में टिथरिस और यूफ्रेटिस, भारतीय महाद्वीप में सिंधु और चीन में येलो नदी के किनारे। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे तो शहरों कस्बों का पूरा जाल सा बिछ गया था, जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से लेकर धौलावीरा, कालीबंगा, मेहरगढ़ तक फैला हुआ था। कोई 100 साल पहले तक नदियां आवागमन का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता प्रदान करती थीं। जो संस्कृतियां इन इलाकों में विकसित हुईं, उनमें नदी की भूमिका केंद्रीय थी। नदी को दैवीय माना गया, उसे पूजा गया, उसकी बाढ़ को वरदान समझा गया। उत्तम खेती के चलते नदी घाटियों और मैदानों में आबादी का विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ और धीरे धीरे नदी पर दबाव भी बढ़ता चला गया। भारतीय महाद्वीप में गंगा का मैदान आबादी का सबसे घना क्षेत्र है। नदियों का सभ्यता से जितना प्रगाढ़ संबंध भारत में है, दुनिया में शायद कहीं नहीं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक नदियां जनमानस में गहरे बैठी हैं। तमिलनाडु, कावेरी के तट पर बसा एक नगर मेट्टूर। अगस्त के महीने में एक दिन हजार लोगों के पांव कावेरी की ओर मुड़ जाते हैं। इस दिन कावेरी के किनारे मनाया जाता है आडी पेरक्कू का पर्व। इस त्योहार का समन्वय इस इलाके में धान की बुआई और कावेरी में भरपूर पानी के होने से है। किसान बेसब्री से कावेरी के भरने की प्रतीक्षा करते थे, ताकि धान की बुआई के लिए पर्याप्त पानी हो, सिंचाई के लिए कुएं भरे रहें। इसीलिए यहां नदी को उर्वरता और शक्ति का प्रतीक भी माना जाता है। लोग कावेरी को जीवनदायिनी मानते हैं, जिसका उनके खेती और खुशहाली से सीधा रिश्ता था। इसीलिए साल में एक बार लोग यहां कावेरी का नमन करने आते हैं। शुरुआत में तो यह संबंध सरल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे संस्कृति का ताना बाना जटिल होता गया, कावेरी की महिमा भी जिंदगी के हर पक्षों में जुड़ती गई। और ये परंपरा इंसान के नदी से बदल रहे संबंधों के बाद भी थमी नहीं है। मेट्टूर में ही स्थित है भारत के सबसे पुराने बांधों में से एक, मेट्टूर बांध। बिजली उत्पादन के अलावा इसे पानी को एकत्र रखने के लिए बांधा गया था, ताकि उसे प्रबंधित तरीके से लंबे समय तक किसानों को उपलब्ध कराया जा सके। इधर पानी की उपलब्धता ने उद्योगों को भी इस शहर की ओर आकर्षित कर लिया, लेकिन बांध अपनी अपेक्षा पर खरे नहीं उतर पाए। दुनिया भर में बांध आज नदी के दोहन का जरिया बन चुके हैं। उद्योगों, बढ़ती आबादी, कृषि की जरूरत के चलते कई जगहों पर तो नदी की हर बूंद को निचोड़ लिया जाता है। जहां बांधों की संख्या बढ़ती जा रही है, नदियां सूखने के कगार पर आन पहुंची हैं। ये हालात दुनिया की सबसे बड़ी नदियों के बनते जा रहे हैं। ब्राजील की अमेज़न, चीन की येलो जैसी कई नदियों की कई धाराएं तो समुद्र में पहुंचने से पहले ही सूख जाती हैं। मेट्टूर में कावेरी की पुरानी धारा। बांध के पहले कावेरी यहां से बहा करती थी।
अब ये धारा कारखानों और शहर का प्रदूषित जल ले जाने का काम करती है। आगे जाकर प्रदूषण की ये धारा मुख्य कावेरी में मिल जाती है। उधर उत्तर भारत में गंगा पर दबाव और भी ज्यादा बन चुका है। पिछली सदी के दौरान गंगा के किनारे बसाहट तेजी से बढ़ी है। आज गंगा भारत के सबसे घनी आबादी वाले शहरों कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना और कोलकाता से होकर गुजरती है। मैदानों में शुरुआती बिंदु से ही इस पर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी सही तस्वीर दिखाई पड़ती है वाराणसी में। वाराणसी गंगा के तट पर बसा एक घना शहर, एक प्राचीन नगरी जो गंगा के साथ विकसित संस्कृति की साक्षी रही है। गंगा के किनारे बसे इस शहर की आबादी 15 लाख से ऊपर है। शहर के कई हिस्सों में आबादी का घनत्व 1 लाख व्यक्ति प्रति किलोमीटर तक चला जाता है। प्रसिद्ध है यहां के गंगा के घाट। श्रद्धालुओं के लिए यह शहर जन्म और मरण के चक्र से भी जुड़ा हुआ है। उन्नीस 1986 में गंगा एक्शन प्लान के तहत गंगा का सफाई का अभियान यहां शुरू हुआ था। दरअसल गंगा के किनारे बसे कई शहर अपना सीवेज बिना साफ किए सीधे गंगा में डाल देते थे। अध्ययनों में यह पाया गया कि गंगा के प्रदूषण का 80% कारण यह बिना साफ किया गया मलमूत्र है। गंगा एक्शन प्लान के तहत इसी सीवेज को साफ कर नदी में बहाना था ताकि नदी प्रदूषण मुक्त हो सके। वाराणसी में लगे पंपों की क्षमता करीब 12 करोड़ लीटर सीवेज को साफ करने की थी। घाट पर ही लगे हैं गंगा एक्शन प्लान के पंप। बाद में हुए शोधों से पता लगा कि ये पंप बिजली ना होने आदि की वजह से पूरी तरह काम नहीं कर पाते थे। साथ ही ये तकनीकी तौर पर भी सक्षम नहीं थे प्रदूषित पानी को साफ करने में। इसी बीच शहर की आबादी में भी काफी बढ़ोतरी हुई। आज शहर से करीब 20 करोड़ लीटर सीवेज निकलता है जो घाटों पर ही सीधे नदी में गिरता है। इसी तरह गंगा किनारे बसे 145 शहर भी सीवेज का एक बड़ा हिस्सा बिना साफ किए सीधे गंगा में बहा देते हैं। गंगा में रोजाना बिना साफ किए बहाए जाने वाले सीवेज की मात्रा 130 करोड़ लीटर के पास बैठती है। गंगा एक्शन प्लान की तर्ज पर बनाए गए अन्य नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के प्लान भी नाकामयाब सिद्ध हुए हैं। यकीनी तौर पर भारत की नदियां आज दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में शुमार हो चुकी हैं। दूसरी तरफ भारतीय नदियों पर श्रद्धालुओं का दबाव भी काफी बढ़ चला है। एक अनुमान के अनुसार वाराणसी में इन घाटों पर रोजाना 60,000 लोग स्नान करते हैं। तीज त्योहारों पर लोगों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। नदी के किनारे ही बने हैं शमशान घाट। शमशान घाटों से हर महीने 15,000 टन राख सीधे नदी में बहाई जाती है। श्रद्धालु मानते हैं कि गंगा जल पवित्र और स्वच्छ है, लेकिन हकीकत में गंगा की हालत यहां बदतर हो चुकी है। वाराणसी में गंगा के आगमन बिंदु पर फीकल कॉलिफॉर्म बैक्टीरिया की तादाद प्रति 100 ml 60,000 आंकी गई है। और जब नदी शहर में 7 किलोमीटर का सफर कर आगे बढ़ती है तो इसी बैक्टीरिया की तादाद प्रति 100 ml
15 लाख तक पहुंच जाती है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में मलमूत्र की मात्रा को इंगित करता है। दरअसल नदी एक मिलीजुली व्यवस्था होती है। शुरुआत में यह पतली होती है, रास्ते में अन्य नदियां नाले उसमें मिलकर उसकी पानी की मात्रा बढ़ाते हैं। उसका रास्ता चौड़ा होता जाता है और तमाम दबावों का सामना कर अंततः वो समुद्र में समा जाती है। ये है सुंदरबन डेल्टा, जहां गंगा नदी तंत्र बंगाल की खाड़ी से मिलता है। नदियां आज अपने अस्तित्व के सबसे अधिक दबाव भरे दौर से गुजर रही हैं। इंसान शायद भूल रहा है उसकी सभ्यता के विकास का नदियों से सीधा नाता है। ये पानी का असीम स्रोत है, खेती के लिए मिट्टी लाती हैं और धरती की बहुमूल्य जैव विविधता को पोषती हैं। आज जरूरत है एक अभियान की जो नदियों को लेकर हमारी सोच में परिवर्तन कर सके।